हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ एक बार फिर से इंडियन ज्योग्राफी का एक और नया लेक्चर लेकर। प्रायद्वीपीय भारत का पठार पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम। पार्ट 1 पढ़ लिया था हमने, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ लिया था कि कहाँ से शुरू होता है, कितना विस्तार है, कहाँ तक है। तो अब उस प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ आती है और कौन कौन से पठार आते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे के 2-3 वीडियो में। कल लगभग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक जाएगा हमारा ये चैप्टर, लेसन नंबर 9 जो चल रहा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, तो पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत और मालवा का पठार। जैसा कि मैंने पहले बता दिया चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पार्ट 1 जाकर देख लेना। ये रहा प्रायद्वीपीय भारत का पठार का विस्तार। तो इसके प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, और उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। और इसके दक्षिण पश्चिम में ये पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है। और या तो मान लीजिए से दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विस्तार। इसके अंतर्गत ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी आती है, मालवा का पठार भी आता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, आप जाकर देख लीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं आज अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ये जो वलित पर्वत है ये वलित पर्वत है और ये सबसे प्राचीन है। वलित पर्वत क्या होते हैं? जिनका निर्माण वलन पड़ने से हुआ है। किस में वलन पड़ने से हुआ है? अवसाद में वलन पड़ने से हुआ है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, जाकर देख लीजिएगा पिछली वीडियो में। तो अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है और यह अब अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? वह पर्वत जो समय के साथ साथ घिस कर उसकी ऊंचाई कुछ कम हो गई, घिस कर छोटा हो गया, उसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो ये कौन घिसता है इसको? हवा, पवन अपने वेग से पर्वतों को घिस कर छोटा कर देती है, तो उससे अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वत बन जाता है। जो वलित पर्वत रहता है उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो अभी समझाया वो लिखा है, दुनिया का सबसे प्राचीन है और यह अवशिष्ट पर्वत है। इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली में मजनू का टीला तक है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में मजनू के टीला तक इसका विस्तार है। कुल इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। और सर्वाधिक लंबाई जो पड़ती है इसकी राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, तो फिर से मैं इधर ले आता हूँ आपको। ये यहाँ पर इसका विस्तार यहाँ तक है, गुजरात में भी आता है। ये हो गया गुजरात में पालनपुर से शुरू होता है और ये दिल्ली यहाँ पर है, यहाँ तक। तो गुजरात के पालनपुर से कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में, ये है उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। उत्तर पूर्व में दिल्ली के मजनू का टीला तक विस्तार है और उसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर पड़ती है? यहाँ से यहाँ तक। जो अधिक लंबाई कहाँ पड़ रही है? राजस्थान में पड़ रही है। किस पर्वत की? अरावली पर्वत श्रेणी की। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है, ये लिखेंगे आप। और अरावली पर्वत जो है इसकी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन से पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और उस शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई है 1158 मीटर, ये लिखा है मैंने। इसका सर्वोच्च शिखर किस पर्वत? ये माउंट आबू शिखर का नाम नहीं, ये पर्वत का नाम है। किसकी? अरावली पर्वत श्रेणी का माउंट आबू पर्वत पर है और उसके शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। तो शिखर पूछे तो, सबसे ऊंची चोटी पूछे तो लिखना गुरु शिखर, और पर्वत पूछे कौन सी पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में। अब यहाँ पर नोट डालकर हम लिखेंगे दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आंसर आएगा या तो अगर माउंट आबू हो तो माउंट आबू लगाना, और अगर गुरु शिखर दिख रहा हो तो गुरु शिखर पर टिक लगाना। और दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनाया था यह भी आता है। तो ये गुरु शिखर पर स्थित है और इसका निर्माण भीम द्वितीय के सामंत विमल देव ने किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कि अरावली पर्वत को राजस्थान में और दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में इसे जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और दिल्ली के आसपास इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है।
और एक ऐसी नदी है जो अरावली को काट देती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। बनास नदी जो है अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है, मतलब चंबल की सहायक नदी है। तो फिर से आ जाते हैं, हम डायग्राम पे पढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है, मतलब यहाँ से पार करते हुए यहाँ आती है और मालवा के पठार से निकल रही चंबल नदी तो और उसमें मिल जाती है। बनास नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने वाली अरावली पर्वत को एकमात्र नदी है। तो ये हो गया अरावली पर्वत के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, जो किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत आता है। अब हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे, मालवा का पठार। मालवा का पठार भी किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत आता है। और मालवा के पठार का ढाल किस तरफ है? उत्तर की ओर है। ये देखिए मालवा का पठार दिख रहा है आपको लिखा हुआ। ये मालवा का पठार कहाँ स्थित है? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत अरावली पर्वत के दक्षिण में। ये दिख रहा है दक्षिण में है, ये रही डायरेक्शन से मिला लीजिए, ये दक्षिण है। तो अरावली पर्वत के दक्षिण में स्थित है मालवा का पठार। और ये क्या है? ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये दिख रहा है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में क्या स्थित है? मालवा का पठार। और अरावली पर्वत के दक्षिण में मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया प्रायद्वीपीय भारत का पठार पार्ट 1 में कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका जो उत्तरी हिस्सा है उसका ढाल किस तरफ है? उत्तर की ओर है। मतलब उत्तरी हिस्से में मालवा का पठार आ जाता है, उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा ये वाला प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार इतना है, इसका उत्तरी भाग ये वाला हो जाएगा और इसका उत्तरी भाग का ढाल किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। मतलब मालवा का पठार जो है उसका ढाल उत्तर की तरफ है। तो इसके कारण मालवा का पठार का जो ढाल, मतलब उसका जो स्लोप है वो किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। इसके कारण मालवा के पठार से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो किस तरफ बहती हैं? उत्तर की तरफ बहती हैं। जैसे चंबल नदी हो गई, सोन नदी हो गई, काली सिंध नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, धसान नदी हो गई। ये सारी नदियां जो है उत्तर की ओर बहती हैं, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस क्षेत्र का ढाल जो है उत्तर की तरफ है, इधर की ओर है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको कि मालवा का पठार जो है पठारी भाग है और इसका जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी के से निकलने वाले शांत लावा से होता है। जैसे ज्वालामुखी से 2 प्रकार का लावा निकलता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके फटने से जो लावा निकलता है वह शांत लावा नहीं होता, वह फटकर निकलता है। तो बहुत दूर दूर तक छितरा जाता है वह लावा, बहुत दूर दूर तक, मतलब बूंदों के रूप में गिरता है। तो वह फैल कर ज़्यादा मतलब बहुत दूर तक एक साथ फैलता नहीं, चट्टान नहीं बनाता। लेकिन जब लावा शांत रूप में निकलता है तो शांत रूप में निकलेगा तो धीरे धीरे आसपास के एरिया पर जमा हो जाएगा बहुत, और एक पठारी भाग बनाकर वह कड़ा हो जाएगा फैल कर। तो इस प्रकार से जो शांत लावा निकलता है उससे पठार का निर्माण हुआ है। उस पठार को क्या बोलते हैं हम? मालवा का पठार। ज्वालामुखी के शांत लावे से निकलने से हुआ है। तो शांत लावा जो निकलेगा तो वह आसपास ही फैलकर कड़ा हो जाएगा, दूर तक फैलेगा नहीं। तो उससे पठार का निर्माण हुआ, उस पठार को क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलकर शांत होकर ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान किससे निर्मित होती है? लावा के ठंडे होने से। लावा के ठंडे होने से निर्मित चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और जब बेसाल्ट चट्टान पर ऋतु का प्रभाव पड़ता है, ऋतु का प्रभाव जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, तो ऋतु के प्रभाव से इसका अपक्षय होता है। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का ऋतु के प्रभाव से अपने ही स्थान पर टूट टूट कर कणों के रूप में बिखरना, उसको कहते हैं अपक्षय। और अपर्दन कहते हैं चट्टानों का टूट टूट कर बिखरना और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने को कहते हैं अपर्दन। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपक्षय और अपर्दन में अंतर। तो चट्टान अपने ही स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाती है ऋतु के प्रभाव से, मतलब मौसम के प्रभाव से, तो उसे कहते हैं अपक्षय। तो अपनी बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय होने से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी।
काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर दर्शाया नहीं है कि रेगुर मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के अपक्षय से हुआ है, तो ये आपने लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया है। तो और ये प्रमुख नदियाँ जो बताई है मैंने मालवा के पठार की, ये लिख दी है। जो अभी मैंने बताई कि उत्तर की ओर बहती, चंबल, बेतवा, काली सिंध, सोन, और भी बहुत सारी नदियाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। तो चंबल नदी जो है वह भी उत्तर की ओर बहती है, और चंबल नदी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि यह अपर्दन करती है मिट्टी का और बीहड़ का निर्माण करती है। तो अपर्दन करती है मिट्टी का, ये क्या होता है, चंबल नदी जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जाती है, बहुत सारी मिट्टियों को, और खड्डों का निर्माण कर देती है। जैसे आपने कभी पौधे में पानी डाला होगा, जब हम फोर्स से पौधे में पानी डालते हैं तो एक ही जगह पानी गिरता है तो उससे कुछ मिट्टी जो है पौधे की उखड़ जाती है, उखड़ कर वहाँ पर गड्ढा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से चंबल नदी जब बहती है तो बहुत अधिक फोर्स से बहती है, तो आसपास का जो एरिया रहता है, ये जैसे नदी बह रही है और ये यहाँ पर ज़मीन है ना, आइट साइड में ज़मीन रहेगी और बीच में नदी बहेगी, तो ये बहते हुए आइट साइड की ज़मीन में घुस यहाँ की जो ज़मीन को काट देती है, अपने साथ बहा ले जाती है इतनी मिट्टियों को। तो यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, बहुत लंबे लंबे गड्ढे बन जाते हैं, ऐसे खाली स्थान हो जाता है और गड्ढे बन जाते हैं, गली जैसे टाइप एक गड्ढे बन जाते हैं, उंडे उंडे, तो उनको कहते हैं बीहड़ का निर्माण कर देती है। तो चंबल नदी अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है। कहाँ पर, भेंडम मुरैना तरफ, भेंड मुरैना तरफ जो है चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। एकमात्र नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार की दूसरी आकृति के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी जो स्थलाकृति बनी हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत पढ़ने वाले हैं। तो आपने मिस मत कीजिएगा वीडियो और देखते रहिएगा मेरे साथ। हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो लगभग प्रायद्वीपीय भारत के पठार के 3 से 4 वीडियो होने वाले, तो और मैं छोटे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।